हेलो एंड वेलकम टू हीलियोस कोचिंग। ये वीडियो आपका अलाइड मेंस के जीएस पोर्शन का एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन के से रिलेटेड वीडियो है। इसमें हम सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये आपका 3 पार्ट्स में ये वीडियो हम चलाएंगे। आज इसका ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम 9 सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करेंगे और बाकी क्वेश्चंस वो सेकेंड और थर्ड वीडियो में आपके फर्दर फिर डिस्कस हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले उठाते हैं। क्वेश्चन 11 आपके पास बोलता है थ्रो लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वल्लभ भाई पटेल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में सबसे पहले आप ज़रूर रखना, जब भी इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन में ही इज़ आस्किंग फॉर, द एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर ओनली हिज कंट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। आपको वल्लभ भाई पटेल की इंट्रोडक्शन के में आपने नहीं जाना है, उनके क्या उपाधि हैं उसकी तरफ नहीं जाना है, उन्होंने क्या आपके पास इंडिया के लिए कंट्रीब्यूशन दिया फ्रीडम स्ट्रगल में, सिर्फ उसी सेक्शन को उसी पोर्शन को आपने उठाना है। अब इसमें हमने कुछ पॉइंट्स आपके पास दिए हैं। देखिए जैसे फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइट फॉर द सेल्फ रूल। सेल्फ रूल से लड़ने के लिए उन्होंने सबको प्रेरित किया। सत्याग्रह, गुजरात में जो सत्याग्रह आपके पास हुआ उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी 1931 में आपके पास हुई, जिसके बेसिस के ऊपर 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ तो उसमें जो फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज आई वो इसी के बेसिस के ऊपर थी। सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत ज़बरदस्त इनकी लीगल बैटल जो थी उस पोर्शन को आप डाल सकते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में अगस्त में हुआ, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट क्योंकि इस मूवमेंट ने एक तरह से बेस जो था उसको ले किया जिससे ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर एक्सपेल किया गया था। एंड फाइनली ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रेशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। आपकी जितनी भी रैंडम स्टेट्स थी इधर एक से एक जगह या दूसरी जगह, उन सबको इन्होंने इंटीग्रेट करने में जो था बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था इनका था। इन्होंने पूरे इंडिया को, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट हुआ हमारा देश तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट्स की आई थी, क्योंकि सारी स्टेट्स जो थी वो बटी हुई थी हर किंगडम प्रिंसली स्टेट्स के अंदर। तो उन सबको एक जगह इकट्ठा करना, उसमें वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत ही जबरदस्त आपका रोल था। तो दीज वर इज इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, इनको आप हेड बना के उसके नीचे आंसर लिख सकते हैं। दिमाग में याद रखना, सिर्फ कंट्रीब्यूशन पूछा गया है तो सिर्फ हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, हम उनकी लाइफ उनकी बाकी चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, discuss critically the steps taken by the reform movements for the emancipation of women during the 19th century। अब देखिए बहुत ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ऑल्दो आप इसको एक तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं कि डायरेक्टली उन्होंने आपसे ये चीज़ पूछ ली है कि स्टेप्स क्या क्या रिफॉर्म स्टेप्स थे लिए गए। अब देखिए जब हम रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करते हैं तो ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, आपका अलग अलग तरह से इस तरह से रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऐसे करते करते बहुत अलग अलग तरह के आपके पास मिशन आए थे। बट हर जितने भी आपके मिशन या जितने भी आपके समाज थे उन सब के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स थे जो विमेन की रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड थे। हमने उन्हीं पॉइंट्स, इस क्वेश्चन में उन्हीं पॉइंट्स के बारे में पूछा। आपको कंप्लीट रिफॉर्म मूवमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं करना, आपको उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को उठाना है जो हर रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर विमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए आपके पास जो पॉइंट था उसको दिया गया था। जैसे फर्स्ट हम देख सकते हैं सती रेगुलेशन 1829, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपके पास राजा राम मोहन रॉय एंड और लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सती रेगुलेशन। जो सती एक बहुत बड़ा इंडिया में एक क्राइम की तरह इंडिया में फैल रहा था। विडोरी मैरिज एक्ट, आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। प्लस some very important ladies like पार्वती बाई, रामाबाई, बहराम जी मालावरी, जिन्होंने आपका एज ऑफ कंसेंट का बिल था, पर्दा सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया, विडोज की सेशन का जो आपका कस्टम था उसको डिस्ट्रॉय किया। तो एक तरह से ये कुछ लेडीज के आप इनमें, क्योंकि आप जब ये ऐसा नाम लिखेंगे उस आंसर में तो इट विल गिव अ वेरी वेरी गुड इम्पैक्ट। तो इन तीन तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। साथ में सती रेगुलेशन, विडो मैरिज एक्ट जो इंपॉर्टेंट हुए थे। बाकी आप और भी कई जो पॉइंट है, जैसे केशव चंद्र सेन से रिलेटेड पॉइंट्स उठा सकते हैं। ही वर्कड वेरी हार्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन, जिनके कंजर्वेटिव सोच थी या जिनकी लिबरल सोच थी उसके बारे में आप दे सकते हैं। तो आपने हर रिफॉर्म मूवमेंट से जो विमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए काम हुआ है उसको निकालना है और उसको आपने डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। डिस्कस राइट टू इक्वालिटी गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए इट वाज काइंड ऑफ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब राइट टू इक्वालिटी की जब मैं बात करूं तो ये इसमें कुछ आपको कहीं से कुछ निकाल के कुछ डिटेल में नहीं देना था, एक डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। इसको आप जैसे पॉइंट्स दिए गए हैं, इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आप लिख सकते हैं।
ये आपको सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही नहीं मिलता, नॉन सिटीजन्स को। इट कुड हैव बीन अ वेरी गुड पॉइंट, आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हैज बीन गिवन इन आर्टिकल 14 ऑफ आवर क्वेश्चन। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को आप कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आपका ये जो लॉ है ये बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। तो आप ये सारे पॉइंट्स को हेडलाइन देके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क करके इन पॉइंट्स को डिटेल में आगे की तरफ लिख सकते हैं, एंड इट कुड हैव बीन अ वेरी गुड थिंग। आप वैसे इस आंसर को और आगे भी अगर कभी क्वेश्चन आता है तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठा के उनको आप डायरेक्टली क्वेश्चन में जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गिव द ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ तेराई रीजन इन इंडिया। अब देखिए तेराई रीजन इन इंडिया की जब मैं बात करूं तो ये जनरली इट इज द रीजन इन द लोलैंड रीजन इन द नॉर्दर्न इंडिया। अब देखिए लोलैंड रीजन इन द नॉर्दर्न इंडिया ये कैसे बना? आपका जो हिमालयाज हैं, हिमालयाज में जनरली आपकी मानसून की वजह से, किसी भी कारण से या बर्फ की वजह से वहां पे पानी है, वो पानी नीचे की तरफ को फ्लो करेगा। नीचे की तरफ को फ्लो करेगा तो साथ में वो सिल्ट या आपकी एलुवियल सॉइल को जनरली जो साथ में वो लेके आएगा। अब वो जो आपका सॉइल है वो नेपाल और आपका इन सर्टेन एरियाज ऑफ हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार और आपके वेस्ट बंगाल के एरियाज में रिवर्स की साइड में धीरे धीरे सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस एरियाज आर वेरी गुड फॉर योर कल्टीवेशन। आपके कल्टीवेशन के लिए बहुत आपकी गन्ने की खेती, मक्की की खेती, गेहूं की, मतलब जिनकी भी आपकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनकी जो खेती है वो इस तराई रीजन में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। तो दीज एरियाज अब जनरली ये तो चीज़ें चलो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके तराई में होता क्या है, बट क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ज्योग्राफिकल अकाउंट। तो जब ज्योग्राफिकल अकाउंट पूछा गया तो यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन द एरियाज। आपको किस किस एरिया में तराई रीजन जो था, वो तराई रीजन जो है वो अवेलेबल है। तो हम जनरली क्या बोलेंगे, वो आपका नॉर्दर्न इंडिया के लोलैंड, नॉर्दर्न इंडिया के लोलैंड आपका बेसिकली जो एरियाज आपके हो गए कौन कौन से, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, ऑन अलॉन्ग द साइड ऑफ रिवर यमुना एंड ऑन द अपर एरियाज ऑफ रिवर गंगा। इस अब जो तराई रीजन है इसको हम जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज योर इनर तराई एंड वन इज योर आउटर तराई। अभी ये चीज भी आप डाल सकते हैं इस क्वेश्चन में, आपको अच्छा मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड एरियाज इन द तराई रीजन। अब कुछ एरियाज ऐसे हैं तराई में रीजन में जो प्रोटेक्टेड एरियाज बना दिए गए। प्रोटेक्टेड एरियाज का मतलब क्या है कि जहां पे इलीगल ह्यूमन एक्टिविटीज जो है उनको हैम्पर कर दिया गया, उनको रोक दिया गया, ताकि ये रीजन जो है वो अच्छी तरह ग्रो कर सके और यहाँ के जो आपका जो एरिया है या जो कल्टीवेशन है, जो क्रॉप ग्रोथ है, उसको आप रोक सके। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब बाल गंगाधर्स व्यू ऑन स्वराज। अब देखिए स्वराज का जब हम लिटरल मीनिंग देखेंगे तो अपना राज, मतलब आपके कंट्री का या आपका अपना खुद का जो राज है उसको हम बेसिकली स्वराज बोलते हैं। अब देखिए स्वराज ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से लोग अटेम्प्ट करते हैं। देखिए जब भी आप क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो आपने बाल गंगाधर तिलक देखा, तो मैं आपको बार बार एक चीज बोलूंगा, सीधा उसकी स्टार्टिंग से लाइफ हिस्ट्री से उसको स्टार्ट मत कर दो कि हाँ उनकी लाइफ, इनका यहाँ पे जन्म हुआ, उन्होंने ये चीज पढ़ाई की, यहाँ पे ये चीज। ये क्वेश्चन पे एग्जामिनर आपसे बिल्कुल नहीं पूछ रहा है, उससे एक सिर्फ सिंगल वर्ड बोला कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने आपका स्वराज के लिए या उनका स्वराज के लिए आपका क्या व्यू था। तो जब भी हम इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक का जो सबसे पहला वो क्या बोलते थे कि जो हमारे शास्त्र हैं वहां से हमने स्वराज्यम करके एक जो वर्ड है उसको लिया है, जहां से हमारा स्वराज आता है। ये बाल गंगाधर तिलक बेसिकली क्या बोलते थे कि हमारा जो देश है वो अंग्रेजों के राज के अधीन बहुत समय से है, तो इस अंग्रेजों के राज को हमने बिल्कुल यहां से हटाना है और हमको यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए और अपना जो राज है, खुद का जो राज है वो हमने बनाना है, हमको किसी और के नीचे काम नहीं करना है। तो सेकंड, स्पिरिचुअल सेंस में स्वराज के बारे में बात करते थे कि स्पिरिचुअली भी ये आपको एक बहुत बड़ा एज देता है और धीरे धीरे आपको लाइफ में ऊपर ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट, लिबरेशन। आप एक पॉइंट, लिबरेशन और स्वराज कैसे रिलेटेड है। डेफिनेटली आप ब्रिटिश राज से जब लिबरेट हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्वराज मिलेगा। तो दिस वाज आल्सो द व्यू पॉइंट ऑफ योर बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। डेफिनेटली जब आपको एक सेंस ऑफ फीलिंग आएगी कि हाँ हमको यहाँ पे इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको ब्रिटिश राज से बिल्कुल छुटकारा चाहिए, तो आप डेफिनेटली वो आपके ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देगा और स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में आप बहुत इजीली आप जो ब्रिटिशर्स हैं कोई है उनको हरा सकते हैं। तो दिस वाज द व्यू पॉइंट ऑफ बाल गंगाधर तिलक ऑन स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मेन फीचर्स ऑफ लॉर्ड वेल्सलीज सब्सिडरी अलायंस। अब देखिए जो सब्सिडरी अलायंस है
इट इज़ वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बेसिक क्वेश्चंस था। देखिए जो सब्सिडरी अलायंस है, सबसे पहले हम इसके एवोल्यूशन की बात करते हैं। अब देखिए वैसे तो क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ लॉर्ड वेल्सेली सब्सिडरी अलायंस। अब बट इस क्वेश्चन में आप स्टार्टिंग में एक लाइन लिख सकते हैं जरूर कि जो सब्सिडरी अलायंस है वो इवॉल्व कैसे हुआ था। इसको नाम नहीं दिया गया था, बट इसको सबसे पहले फ्रेंच जनरल आपके ड्यूप्लेक्स ने इसको सबसे पहले इंडिया में इंप्लीमेंट किया था। ऑल्दो इट वाज नॉट कॉल्ड सब्सिडरी अलायंस एट दैट टाइम, बट फिर भी जो ड्यूप्लेक्स थे उन्होंने इसको यूटिलाइज किया था। सेकंड, ब्रिटिश को इससे बेनिफिट्स क्या थे। अब बेनिफिट्स आप ब्रिटिश को कैसे बता सकते हैं, जब आप बताएंगे कि उन्होंने किन किन एरियाज को कैसे अनेक्स किया। आप हैदराबाद का एग्जांपल ले सकते हैं, आप मैसूर का एग्जांपल ले सकते हैं, कि आप मराठास का एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे ब्रिटिश दो स्टेट्स को आपस में लड़वाकर उनसे सारी जो प्रॉपर्टी थी उसको हथिया लेते थे और लैंड्स को एक्वायर कर लेते थे। तो जो बेसिक प्रिंसिपल आपका सब्सिडरी अलायंस का है उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें। सब्सिडरी अलायंस बेसिकली क्या था कि जो ब्रिटिश थे वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो स्टेट्स लेता हूँ, एक मराठा ले लेता हूँ, एक हैदराबाद। तो वो पहले मराठास के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे आपको हम प्रोटेक्शन देते हैं, बदले में आप हमको पैसा दो। फिर वो हैदराबाद के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे आपको हम प्रोटेक्शन देते हैं, बदले में आप हमको पैसा दो। अब जब जो दोनों स्टेट्स है वो इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगी और अपनी आर्मीज को डिसबैंड कर देंगी, तो ये वहां पे लैंड जो है उसको मांगना शुरू कर देंगे। तो अपनी कॉलोनीज को, क्योंकि अब वो दब गए हैं इनके नीचे, मराठास और हैदराबाद दोनों, और वो आपस में लड़ भी नहीं सकते हैं, तो बेसिकली उन्होंने एक ही तीर से दोनों एरियाज को एक्वायर कर लिया। दिस वाज बेसिकली सब्सिडरी अलायंस, आपका हम इसको बेसिक बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसका नेक्स्ट मेन फीचर क्या था, इट वाज द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। देखिए वेल्सली से पहले, लॉर्ड वेल्सली आपके इंडिया में 1799 से 1805 तक आए। लॉर्ड वेल्सली से पहले आपका जो इंडियंस है वहां वो लड़ तो रहे थे ब्रिटिश, बट वो बहुत लंबा 1757 से लेके 1799 तक उन्होंने 4-5 स्टेट्स को ही सिर्फ जीता था। तो व्हाट वेल्सली थॉट वाज कि ये बहुत लंबा प्रोसेस चल रहा है, ऐसे तो कोई फायदा नहीं होगा, तो उन्होंने सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया और फटाफट लगातार 100 से प्लस टेरिटरीज इंडिया में इस अलायंस के अंडर अपने अंडर कर ली। तो इट वाज वन ऑफ द बेसिक फीचर जिससे ब्रिटिश एम्पायर का जो फाउंडेशन था दैट वाज मेड स्ट्रांग। तो ये आपका सब्सिडरी अलायंस है। नेक्स्ट, डिस्कस द पायनियरिंग सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी इन इंडिया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपने सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स को तो एक्सप्लेन करना ही करना है, जैसे ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आपका यंग बंगाल मूवमेंट, आपका जितने भी आपके इंडिया में दियोबंद या जो भी ये मूवमेंट्स चल रहे थे इनको तो आप डेफिनेटली एक्सप्लेन करेंगे, बट उसमें लिखना क्या है, दिस इज द मेन थिंग। उन मूवमेंट्स को आपने मूवमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं करना है, आपने बताना है कि ये मूवमेंट्स थी और उनके फिर रिवाइवलिज्म के बारे में बताना है कि कैसे उन्होंने पिछले कल्चर को रिवाइव किया, कैसे उन्होंने पुराने आपके जो वैदिक कल्चर हैं उसको रिवाइव करना स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने नेशनलिज्म के ऊपर स्ट्रेंथन किया नेशनलिज्म को, और लोगों को उन रिफॉर्म्स के थ्रू इतना स्ट्रेंथन कर दिया कि जो लोग थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार हो गए। और कैसे उन्होंने चिल्ड्रन और विमेन की कंडीशन जो बहुत ही दयनीय थी, इंडिया में विमेन और चिल्ड्रन की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल था, तो उस कंडीशन को उन्होंने कैसे इंप्रूव किया और कैसे वो जो कंडीशन थी उन्होंने विमेन और चिल्ड्रन जो है उनको अपलिफ्ट किया। तो आपने कैसे करना है इन मूवमेंट, डेफिनेटली आपने रिफॉर्म मूवमेंट्स का नाम तो लिखना ही है, बट उन रिफॉर्म मूवमेंट्स ने कलेक्टिवली किस रिफॉर्म मूवमेंट, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि ब्रह्मो समाज और आर्य समाज दोनों ने चिल्ड्रन और विमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए बात की, तो आलमे का हेड कि चिल्ड्रन एंड विमेन अपलिफ्टमेंट, और उसके नीचे जिस मूवमेंट ने जो अपलिफ्टमेंट की उसको मैं लिख दूंगा। तो इस वजह से आपका आंसर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा एज कंपेयर टू सारे मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, कमेंट। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसमें आप बेसिकली आप लिख सकते हैं, जैसे सबसे पहले आप बता सकते हैं कि ये जो बेसिक प्रिंसिपल जो है, आप दोनों को सेपरेटली दोनों के बेसिक प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किन बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर ये दोनों पॉइंट्स आपके स्टैंड करते हैं, कि उनको हम कंपैरिजन तो हमने करना ही है क्योंकि वो कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री बताना है, तो हमने दोनों पॉइंट्स को साइमल्टेनियसली लेके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या बताती हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या बताते हैं, दोनों पॉइंट्स को आपने कलेक्टिवली एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट, दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, मतलब वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कैसे हैं, कैसे वो एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट,
कैसे वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंडिया में एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इंडिया में जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो किस लेवल पे एस्टैब्लिश हो रही है, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। और फाइनली वो किस तरह से सोशियो इकोनॉमिक फाउंडेशंस जो है वो इंडियन डेमोक्रेसी में लेके आ रहे हैं। मतलब इंडिया की जो, आप एक सिंपल सेंस में बोल सकते हो, आप जब भी आपके पास पॉलिटिकल क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली हमारे देश की ग्रोथ कैसे हो रही है किसी भी एक फीचर के द्वारा आपने उसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे ये दो फीचर है, इनसे आपने ये बताना है कि कैसे वो इंडिया की डेवलपमेंट में आपका हेल्प कर रहे हैं। इस प्रिटेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट से आप आंसर लिखेंगे तो ज्यादा आपके मार्क्स जो है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज इट वर्किंग, डायरेक्टली अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। डेफिनेशन जुडिशियल रिव्यू की क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल, उसका आपके पास प्रिंसिपल क्या है, एंड इसका इफेक्ट क्या है जुडिशियल सिस्टम पे, क्या सक्सेस क्या फेलियर काउंट। इसमें मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। रीजन क्या है कि इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा घुमा फिरा के लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जितनी आपको जुडिशियल रिव्यू की आपकी इंफॉर्मेशन और किस प्रिंसिपल के ऊपर वो काम कर रहा है उसको डायरेक्टली आपने इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। तो ज्यादा घुमाने फिराने की इस क्वेश्चन को जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर जो है वो दे सकते हैं। तो बाकी आप इन पॉइंट्स के बेसिस पे इस क्वेश्चन पे चल सकते हैं, जैसे डेफिनेशन बता सकते हैं, प्रिंसिपल बता सकते हैं, इफेक्ट बता सकते हैं, सक्सेस और फेलियर बता सकते हैं, या कॉन्ट्राडिक्शंस क्या आ रही हैं हमारे सिनारियो इनके सिनारियो, मतलब ये सारी चीज़ें लेके आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस रहे। नेक्स्ट हमारी एचएस की प्री की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल इन द मार्केट, आप ले सकते हैं उसे। प्लस हिमाचल 30 डेज आपकी मैगजीन भी मार्केट में आ गई है, वो भी आप बाय कर सकते हैं। इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। Next, thank you and have a nice day, and you may join us on Facebook for your regular updates and knowledge nuggets. It will be helpful to you. Thank you.